हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का अगला कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 10। तो इस कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के बारे में बात करेंगे। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल वर्जन पढ़ रहे थे और 2 ग्राफ हमने कंप्लीट करे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम तीसरे नंबर का ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ देखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ पहले ही बता दिया, तो आज क्या स्पेशल बताओगे। आज स्पेशल ये होगा कि जब हमने पढ़ा था तो हमने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट की बात करी थी। आज हम कंपैरिजन की बात करेंगे, या कंपैरिजन मत कहो तो 2 अलग अलग सिचुएशन की बात करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें और इंटेंसिटी को डिफरेंट कर दें, या क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट कर दें लेकिन फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर दें। तो ये चीज़ें आज हम जानेंगे। जब ग्राफ नंबर जो 1 था उसमें हमने सब चीज़ कांस्टेंट कर दी थी, लेकिन इसमें हम एक को कांस्टेंट करेंगे और एक को चेंज करके देखेंगे, तो कुछ अलग नंबर निकल के आएगा, कुछ अलग नज़रिया बनेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि मार्क्सअप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। उस पर आपके सारे मेरा कोर्स है पूरा, उस पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, पूरी फिजिक्स के सिलेबस के। साथ में आपको हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स जिसमें क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, और आपको साथ में मिलेगा क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वो यूज कर सकते हैं, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में सारे कोर्सेज मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा ग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ग्राफ। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ग्राफ है दैट इज ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। मैं 2 वर्जन में कराऊंगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जो पॉइंट ए होगा मेरा, पॉइंट ए में यानी कि पार्ट ए में, पॉइंट ए की जगह आप पार्ट बोल दो इसको, पार्ट ए के अंदर हम क्या करेंगे, पार्ट ए के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कर देंगे कांस्टेंट और इंटेंसिटी को कर देंगे डिफरेंट। ठीक है, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी कर देंगे कांस्टेंट और इंटेंसिटी कर देंगे डिफरेंस, अलग अलग इंटेंसिटी करके देखेंगे। तो अब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को भी आप में से, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सारे लेक्चर आप देखते चले जा रहे हैं, तो मुझे ये तो बताने की नीड आपको होनी नहीं चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चों, जो लाइट आती है, जब लाइट आती है तो उसमें फोटोन होंगे। जो फोटोन होंगे जब वो एमीटर प्लेट पे टकराएगी तो फोटोन में 2 चीज़ पॉसिबल हो सकती हैं। एक फोटोन की एनर्जी होती है और एनर्जी होती है E = h न्यू, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ेगा तो किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ेगा एनर्जी का। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया। वहीं पर दूसरी चीज़ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से फ़र्क पड़ता है आने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स का। अगर इंटेंसिटी हाई है मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो आ रहे हैं एमीटर प्लेट के ऊपर वो हाई होंगे। अगर इंटेंसिटी लो है मतलब जो आने वाले फोटोन का नंबर है वो कम होगा। तो आप समझने की बात करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का वैसे तो मैंने रिलेशन ग्राफ नंबर 2 में आपको समझाया था, लेकिन अब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल इस तरीके से।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखो, मान लो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सिचुएशन है, मैंने आपका यहाँ पर दो सिचुएशन ली। मैंने क्या किया, देखो पहली बात तो मैं इधर की तरफ ले ले रहा हूँ, मतलब जो वाई एक्सिस है इधर की तरफ मैं फोटो करंट ले ले रहा हूँ, और इधर की तरफ मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ले ले रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा जो मेरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी मेरी यहां पे बनती है। तो ये जो आप ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी देख रहे हो, यहां पर आपका जो सैचुरेशन करंट है वो कम है, और जो वाइट वाली आप देख रहे हो यहां पर सैचुरेशन करंट, अगर मैं इसको IS1 लिखूं और ग्रीन वाली को मैं IS2 लिखूं, मतलब ये सैचुरेशन करंट 1, ये सैचुरेशन करंट 2, तो दो सैचुरेशन करंट हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर सैचुरेशन करंट पहले वाले में ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इक्वल है, ओके। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल है, नेगेटिव पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोनों केसेस का 1 और 2 का इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पर दोनों टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये इक्वल है। तो अब देखो, अब एक एक करके समझते हैं कि किस चीज़ का मतलब क्या है। हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो हम सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये ग्राफ, पहले तो इसको वर्बली समझ लेते हैं कि ये ग्राफ कहने की कोशिश क्या कर रहा है। देखो दोनों ही केसेस के लिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दोनों ही केसेस के लिए एक चीज़ यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इसका सैचुरेशन करंट और जो इसका सैचुरेशन करंट है वो दोनों सैचुरेशन करंट अलग अलग हैं। पहले का ज़्यादा है, दूसरे का कम है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ सैचुरेशन करंट अगर पहले का ज़्यादा है तो इंटेंसिटी किस केस में ज़्यादा रही होगी, तो मुझे लिटरली नहीं लगता आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये बताने में तकलीफ होगी या जिसको ये नहीं पता होगा कि सैचुरेशन करंट अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी उस केस में ज़्यादा रही होगी। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या बोला, मैं दोहराता हूँ और अपने दिमाग को दौड़ाएं। मैंने बोला कि अगर इंटेंसिटी किसी केस में ज़्यादा है तो सैचुरेशन करंट भी उस केस में ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा ये मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हालांकि ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, कई बार हम इस बात को डिस्कशन में ला चुके हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जो इंटेंसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी होती है, अब मैं फिर से आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, जो डायग्राम मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, बट लेट इट बी। चलो अगर हो मेरे पास बना हुआ, हाँ चलो मिल गया। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपका ये फोटोन आ रहा है, एमीटर प्लेट ये है मेरी, एमीटर प्लेट पे फोटोन आया, फोटोन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वो कलेक्टर प्लेट पे पहुंच गया। ये मेरी एक नॉर्मल जर्नी की बात हो गई। अब यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब क्या था, इंटेंसिटी का मतलब था कि ये जो फोटोन आ रहे हैं इनका नंबर कितना है। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है मतलब ये होता है उसका कि अगर आने वाले फोटोन का नंबर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो भी ज़्यादा ही होगा। अगर आने वाले फोटोन का नंबर कम है तो नेचुरली निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कम होगा। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी जादुई बात नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अब यहां पर अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट बढ़ती है क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। वहीं अगर हमने इंटेंसिटी को घटाया तो हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो घटता है क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है।
तो ये ग्राफ हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो ग्राफ अभी हमने देखा, हमने ये ग्राफ में ये देखा कि जो पहला वाला केस है, जो ये वाला केस है, इसके अंदर आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, उसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, जबकि जो नीचे वाला ग्राफ है इसके अंदर सैचुरेशन करंट आपकी कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वाले केस में इंटेंसिटी ज़्यादा रही होगी और दूसरे वाले केस में इंटेंसिटी फोटोन की कम रही होगी। तो मुझे क्या समझ आता है? मुझे ये समझ आ रहा है, कंक्लूजन में ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूँ कि दोनों केसेस में सैचुरेशन करंट आपका डिफरेंट है ना। और रीज़न क्या है? क्योंकि इंटेंसिटी डिफरेंट रही होगी। अब इधर देखो पीछे की तरफ हमारा एक ही पॉइंट पर आकर ये मिल रहे हैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब याद है आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब था, देखो इस डायग्राम में फिर से ध्यान से देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एमीटर प्लेट से कलेक्टर की तरफ जा रहा है, तो कलेक्टर प्लेट का मैं जो पोटेंशियल है वो इतना हाई कर दूं, मतलब नेगेटिव हाई कर दूं, मतलब इसको नेगेटिव कर दूं कि इतना नेगेटिव कर दूं कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इवन ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, वो भी रिपल्सन की वजह से रुक जाए। मतलब क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका रोकने के लिए पोटेंशियल होता था, नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट पे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कब लगाना पड़ता था? जब आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती थी। और इन दोनों केसेस में जो ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया, जो ग्राफ अभी हमने बनाया, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? इन दोनों केसेस में आपका एक ही जगह पर दोनों स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो दोनों ही केसेस में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपकी कैसी है? वो आपकी सेम रही होगी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहे होंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। अदरवाइज जिस केस में आपके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, उस वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता। और आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा जो मैंने आपको बताया था। और क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के बराबर होती है। मतलब जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते हो, है ना, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रही है, या फिर जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट रहेगा इसके बाद, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों की जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई खास प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मैं लिख के आपको बताना चाहूँ तो मैंने आपको क्या समझाया है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो पहला पॉइंट आप ये समझो, पहले तो बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन मेरा क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन मेरा कहता है यहाँ पर कि दोनों ही केसेस में सैचुरेशन करंट आपका डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एक का ऊपर है एक का नीचे है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर बोथ केसेस saturation current is different, but stopping potential is same. दोनों ही केसेस में सैचुरेशन करंट आपका डिफरेंट है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम है। तो ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ। ठीक है, ये तो हमें देख के समझ ही आ रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या समझ आया? कंक्लूजन समझ आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल
कंक्लूजन ये हमें समझ आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो मैं जाने अनजाने में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों? हालांकि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, उनको तो पता होगा कि ऐसा क्यों है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि जब आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उससे उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी h न्यू होता है। जब एनर्जी ज़्यादा होती है टकराने वाले फोटोन की, तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी ज़्यादा ही होती है। तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पर कहने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नाउ कम टू दी अनदर पार्ट नंबर 2। तो अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 सीखा। पार्ट नंबर 2 किसके बारे में है? पार्ट नंबर 2 है सेम ग्राफ, लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अब की बार डिफरेंट करनी पड़ेगी और इंटेंसिटी अब की बार सेम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब एनर्जी दोनों की डिफरेंट हो जाएगी दोनों केसेस में, और एनर्जी डिफरेंट जब होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा, क्योंकि जब आने वाला इलेक्ट्रॉन जो सामने से कलेक्टर प्लेट के पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर एनर्जी कम है आने वाले इलेक्ट्रॉन की तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इंटेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो इंटेंसिटी क्या बताती है? इंटेंसिटी कहती है कि एमीटर प्लेट पे जो नंबर ऑफ फोटोन टकरा रहे हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, जो टकरा रहे हैं वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी हमें कांस्टेंट लेके चलनी है। इस वाले केस में तो हमने इंटेंसिटी डिफरेंट ली थी, तभी तो सैचुरेशन करंट अलग आई थी। अब की बार इंटेंसिटी सेम लेंगे, तो इंटेंसिटी सेम लेने का सीधा मतलब क्या कि सैचुरेशन करंट सेम आएगी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लेते हैं तो मतलब सीधी सी बात है दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब आने वाले फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, मतलब निकलने वाले फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब उसे रोकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कलेक्टर प्लेट को, मतलब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी तो क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ले रहे हैं दोनों केसेस में, ठीक है। 2 केसेस लेंगे तो एक में मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी दोनों बार और फ्रीक्वेंसी एक बार अलग होगी, एक बार कम एक बार ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनाया फिर से, ठीक है। और इधर से मैंने फिर से फोटो करंट ले लिया और इधर मैंने फिर से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ले लिया। अब की बार जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है और बहुत आसान बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट है वो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब अगर मैं और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग रहने वाला है। तो मान लो एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं यहाँ पर है
तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, लेकिन एक टाइम बाद सेम हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, और इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन आने वाले कांस्टेंट हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले कांस्टेंट होंगे, तो करंट भी आपका कांस्टेंट ही होगा दोनों केसेस में। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सैचुरेशन करंट मेरी IS1 और IS2 दोनों ही केसेस में बराबर आने वाली है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केसेस का है, ये मेरा दूसरे का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात क्लियरली समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन ग्राफ को देख के समझ आ रहा है कि फॉर बोथ केसेस सैचुरेशन करंट इज सेम, दोनों ही केसेस के लिए सैचुरेशन करंट आपकी सेम है, ठीक है। देखो ना यहाँ पर आप गौर से देखो, दोनों ही केसेस के लिए सैचुरेशन करंट आपकी सेम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इंटेंसिटी सेम थी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है ग्राफ को देख के। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या समझ आ रहा है कि क्या हमें यहाँ से अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है? हमें समझ आ रही है अंडरस्टैंडिंग कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो सीधा इनडायरेक्टली मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी frequency of light falling on emitter plate, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये बात पहले मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन ये ग्राफ से भी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो जो यहाँ पर पहला केस है इस वाले में आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही होगी, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा। इस वाले केस में कम रही होगी फ्रीक्वेंसी आने वाले फोटोन की, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कम काइनेटिक एनर्जी मिली, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। और यहाँ पर सैचुरेशन करंट सेम आ रही है। क्यों आ रही है सेम? क्योंकि आपका यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है आने वाले लाइट की। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप यू गेट टू नो कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट लेक्चर 10, जिसके अंदर हमने थर्ड ग्राफ की बात करी और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तीनों ग्राफ को जब पढ़ा हमने समझा जाना, और बहुत सारे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे ग्राफ से रिलेटेड। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी मार्क्सअप लर्निंग ऐप पे आप जाना और वहाँ पर मेरा कोर्स है पूरा, वो भी ज्वाइन कर लेना। साथ में और भी टीचर्स के कोर्सेज हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है सारे के सारे। 1000 या 2000 रुपये साल की फ़ीस, कोई मैक्सिमम 3000 का है। हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे प्रॉपर मिल जाएंगे, उसमें टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक सब मिल जाएगा। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल द थिंग्स, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर लें। और बाकी आप सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सारी वीडियोस देखते रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।